अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद नदीम फ्रॉम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस साहिवाल। बेटे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको तंदुरुस्ती अता फरमाए। बेटे, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने ऑनलाइन प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस का आगाज़ किया है। ये क्लासेस उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए हैं बेटे जिन्होंने मैट्रिक के पेपर दिए हैं और मैट्रिक से फ्री हुए हैं। वो तमाम स्टूडेंट्स घर बैठकर जो है वो अपनी तालीम को जारी रख सकते हैं और तालीम हासिल कर सकते हैं। बेटे, टॉपिक का आगाज़ करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात डिस्कस करना चाहूँगा। बेटे, एक अमेरिकन ऑथर और फिलोसफर, जिसका फर्स्ट लेक्चर में भी हमने उसकी कोटेशन पे बात की थी। बेटे, उसी फिलोसफर की एक ये दूसरी कोटेशन है जिसमें उसने लिखा है कि वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। इसका मतलब ये है कि हम जो सोचते हैं हम वो बन जाते हैं। बेटे, ये कोटेशन जो है वो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करती है, एक खुद एतमादी जो है वो आती है इससे कि हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। बेटे, इसके लिए ज़रूरी है कि अगर हम मिसाल के तौर पर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो हम सबसे पहले तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे कि मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, मेरे अंदर सलाहियत है डॉक्टर बनने की। तो बेटे, हम अपनी सोच को पॉजिटिव कर सकते हैं, हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर सकते हैं, हम अपने जो है बेटे वो स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। इस कोटेशन में बेटे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, हमें खुद एतमादी मिलती है कि हम जो बनना चाहते हैं हम वो बन सकते हैं। बेटे, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मतलब एक स्टूडेंट है, वो इमेजिन करता है कि मैं 90% मार्क्स ले सकता हूँ। एक स्टूडेंट है जो ये तसव्वुर करता है कि मैं 90% मार्क्स ले सकता हूँ, और उसकी ये जो इमेजिनेशन है बेटे वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मतलब वो उसको वीक ना होने दे, वो उसको हमेशा स्ट्रॉन्ग रखे कि मैं 90% मार्क्स लेने वाला स्टूडेंट हूँ और मैं 90% मार्क्स ले सकता हूँ। अगर उसकी ये इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग रहेगी तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और एक वक्त आएगा बेटे जब वो अपने एग्जाम्स में वाकई ही 90% मार्क्स ले जाए। बेटे, ये जो कोटेशन है ये है इमेजिनेशन के बारे में कि आप अपने अंदर पॉजिटिव इमेजिनेशन करें और उनको मजबूत रखें अपने बारे में कि हम जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। अगर हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे तभी तो हमारे लिए आसानी होगी अपने मकसद को अचीव करने में, अपने गोल को अचीव करने में हमें आसानी होगी। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमारे अंदर खुद एतमादी होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो बेटे हमारे लिए मुश्किल होगी अपना गोल अचीव करना। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, हमारे अंदर खुद एतमादी है, तो हमारे लिए आसानी होगी अपने गोल को अचीव करना। बेटे, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से। इस टॉपिक की हेडिंग लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। बेटे, हम डिस्कस कर रहे थे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की पहली 2 टाइप्स हमने डिस्कस कर ली थी, डायपोल डायपोल फोर्सेस और डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस हमने डिस्कस कर ली थी। आज बेटे तीसरी टाइप है हमारे पास, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। यानी कि ये वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं जो इंस्टेंटेनियस डायपोल में और इंड्यूस्ड डायपोल के दरमियान में पाई जाती हैं। इनका दूसरा नाम बेटे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी है। इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल। बेटे, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डायपोल और उसके साथ हमने पढ़ा था इंड्यूस्ड डायपोल। इंड्यूस्ड डायपोल के बारे में बेटे हमने पढ़ा था कि कैसा मॉलिक्यूल जो
खुद पोलर नहीं था, लेकिन जब वो पोलर मॉलिक्यूल के करीब किया तो वो पोलर बन गया। इंस्टेंटेनियस डायपोल क्या होता है? इंस्टेंटेनियस डायपोल एक ऐसा डायपोल पोलर मॉलिक्यूल होता है जो कि एक वक्ती तौर पर पोलर बनता है, मतलब होता है ये भी नॉन पोलर है, लेकिन ये एक खास इंस्टेंट के लिए पोलर बन जाता है। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, बेटे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है ना बेटे, ये इनका दूसरा नाम है। यहाँ पे हमारे पास लंदन जो वर्ड है बेटे, ये नाम है एक साइंटिस्ट का, फ्रिट्ज वोल्फगैंग लंदन। बेटे ये जर्मन फिजिस्ट हैं और ड्यूक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं। इन्होंने बेटे 1930 में इन फोर्सेस को डिस्कवर किया और इनका जो मकसद था वो ये था कि अभी तक जो हम बात कर रहे हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की, वो पोलर और पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, एक पोलर और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। तो सवाल ये है कि क्या वो मॉलिक्यूल्स जो नॉन पोलर है, क्या उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती? क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते? तो बेटे इस सवाल का जवाब जो है वो हमें 1930 में फ्रिट्ज लंदन ने बताया। इसने कहा कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे कि हीलियम के मॉलिक्यूल्स हो गए, नियोन, आर्गोन, क्लोरीन और मीथेन, ये सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल। फ्रिट्ज लंदन ने कहा कि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के तहत या इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। ये वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं जो मौजूद होती हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। ये वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं जो मौजूद होती हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। बेटे इनकी डेफिनेशन क्या है, हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द मोमेंट्री फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटे मोमेंट्री इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये लम्हाती फोर्सेस होती हैं। द मोमेंट्री फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएटेड जो बनती है बिटवीन दरमियान में इंस्टेंटेनियस डायपोल, एक ऐसे डायपोल में जो कि वक्ती तौर पर बना है, एंड द इंड्यूस्ड डायपोल। ये वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जो लम्हाती होती हैं और ये क्रिएट होती हैं बिटवीन द इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड the induced dipole is called instantaneous dipole induced dipole forces या फिर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब बेटे होता क्या है एक्चुअली, कहते हैं कि जब एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को बेटे आप लोग जानते हैं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल भी कहते हैं। जब एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के करीब जाता है तो उन दोनों नॉन पोलर्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। जब दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का जो पॉजिटिव पार्ट है यानी कि जो उसका न्यूक्लियस है वो दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। अब ये दोनों एक दूसरे के करीब आने से इनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्सेस ऑफ रिपल्शन इनके ऊपर एट द सेम टाइम जनरेट हो रही है। फोर्सेस ऑफ रिपल्शन कौन सी है कि जब दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आए तो उन दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स ने एक दूसरे को रिपेल किया और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस ने दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया। तो कहता है कि इससे क्या होता है, इससे जो अट्रैक्शन और रिपल्शन है इसके जेरे असर उन मॉलिक्यूल्स के अंदर पोलैरिटी जनरेट होना शुरू हो जाती है। कैसे कि जब दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे तो एक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, मतलब वो एक दूसरे को दूर कर रहे हैं। और एक मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है यानी कि वो उनको खींच रहा है। बट एज अ रिजल्ट क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर
पोलैरिटी आना शुरू हो जाती है। तो उसी के अंदर जैसे पोलैरिटी आ रही है, उसी के ज़ेरे असर जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो भी पोलर बनना शुरू हो जाता है। हमारे सामने बेटे एक एग्जांपल है हीलियम की। ये हीलियम का एक एटम है, ये हीलियम का दूसरा एटम है। तो कहते हैं कि जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे और एक मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब ये अट्रैक्शन होगी और रिपल्शन होगी तो इनमें से एक मॉलिक्यूल जो है वो डायपोल बन जाएगा। मतलब उनमें से एक मॉलिक्यूल थोड़ा सा वक्ती तौर पर पहले डायपोल बनना शुरू हो जाता है, पोलर बनना शुरू हो जाता है, उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल। यानी कि एक ऐसा डायपोल, एक ऐसा पोलर मॉलिक्यूल जो खुद पोलर नहीं था, लेकिन जब वो किसी दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के करीब गया और उसके रिपल्शन और अट्रैक्शन या उसके इन्फ्लुएंस में वो पोलर बनना शुरू हो गया, तो इस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस मॉलिक्यूल। और उसके पोलर बनने से, इंस्टेंटेनियस डायपोल के पोलर होने से साथ वाला जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा वो भी पोलर बनना शुरू हो जाएगा, तो उस दूसरे मॉलिक्यूल को कहेंगे इंड्यूस्ड डायपोल। अब बेटे इसमें थोड़ा सा फर्क है, इंस्टेंटेनियस डायपोल भी नॉन पोलर था, इंड्यूस्ड डायपोल भी पहले नॉन पोलर था, लेकिन जब दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आए तो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन ने दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस ने दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि इस फर्स्ट जो हमारे पास मॉलिक्यूल है बेटे, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक साइड पे आ जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, और इसका जो न्यूक्लियस है वो इस साइड पे आ जाएगा। तो एक मॉलिक्यूल जो है बेटे वो थोड़ा सा पहले पोलैरिटी की तरफ चला जाएगा, थोड़ा सा पहले पोलैरिटी की तरफ चला जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल जो वक्ती तौर पर थोड़ा सा पहले पोलैरिटी की तरफ जा रहा है, इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल। और जब ये इंस्टेंटेनियस डायपोल बनता है तो उसके साथ जो मॉलिक्यूल था दूसरा, वो भी इसके ज़ेरे असर पोलर होना शुरू हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड डायपोल। जब ये दोनों पोलर बन जाते हैं तो इनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसमें एक का पॉजिटिव एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करता है वक्ती तौर पर, तो इस फोर्स को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस या लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब बेटे इसकी पोलैरिटी कैसे जनरेट होती है, इसके लिए हमारे पास एक वीडियो है, हम वो देखते हैं। बेटे इस वीडियो में साउंड जो है वो मैंने इसको म्यूट किया हुआ है क्योंकि मैं खुद ये जो है वो एक्सप्लेनेशन देना चाह रहा था। ये हमारे पास बेटे दो हीलियम के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि हमने ऊपर भी स्ट्रक्चर में हमारे पास है। अब इनमें से एक मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल के करीब जाएगा तो यहाँ पे इनके दरमियान में रिपल्शन की फोर्स की वजह से एक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन और दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होती है। इस रिपल्शन के ज़ेरे असर इस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन दूर चले जाते हैं और ये न्यूक्लियस और इस दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसकी वजह से ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। अब इनमें पोलैरिटी जनरेट हो गई है, एक मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो पोलैरिटी जनरेट होगी तो उसके ज़रिए असर दूसरे मॉलिक्यूल में भी पोलैरिटी जनरेट होगी। जब इनके अंदर पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। अब बेटे इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस की जो प्रॉपर्टीज हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टीज ये है कि these are very short lived forces because electrons are keep moving। बेटे एक बात जान लें कि जब दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाने से पोलैरिटी जनरेट होती है। एक मॉलिक्यूल जो थोड़ा सा पहले पोलर होना शुरू होता है उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल। जैसे ही इंस्टेंटेनियस डायपोल बनना शुरू होता है उसके साथ ही जो है वो दूसरा मॉलिक्यूल भी पोलर होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से उसको कहते हैं इंड्यूस्ड डायपोल। जब वो फोर्स लगाते हैं पोलर होने के बाद, उस फोर्स को कहते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस।
अब बेटे ये तब मुमकिन है जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो हमेशा मोशन में रहते हैं और उनके इलेक्ट्रॉन्स भी हमेशा मूव करते रहते हैं। तो जैसे ही मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे उनके अंदर ये फोर्सेस जनरेट हो जाएंगी, वो उनमें से एक पोलर बनेगा इंस्टेंटेनियस डायपोल और एक बनेगा इंड्यूस्ड डायपोल। जैसे ही वो एक दूसरे से दूर जाएंगे वो दोबारा से अपनी असल हालत में वापस आ जाएंगे, क्योंकि अब उनके ऊपर एक दूसरे का असर नहीं रहेगा। फिर जब वो मॉलिक्यूल इन इनमें से एक मॉलिक्यूल जो डायपोल बना था वो किसी दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के करीब जाएगा तो वहां पे भी सेम सिचुएशन से वो फोर्सेस जो है वो जनरेट करेगा। जब वो उससे दूर चला जाएगा तो वो अपनी असल हालत में नॉन पोलर बन जाएगा। तो बेटे ये इसी तरह से ही नॉन पोलर्स में ये जो फोर्सेस हैं वो जनरेट होती भी रहती हैं और खत्म भी होती रहती हैं। ये फोर्सेस कब बनती हैं? जब दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो पोलर हो जाते हैं। उनमें से एक जो है वो पहले पोलर बनता है, उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल। जो उसके जेरे असर दोबारा दूसरा मॉलिक्यूल पोलर बनता है उसको कहते हैं इंड्यूस्ड डायपोल। तो उनके दरमियान में फोर्सेस जो जनरेट होती हैं उनको कहते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। अब बेटे जब वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं तब तो फोर्सेस जनरेट हो जाती हैं, क्योंकि वो वक्ती तौर पर टेम्परेरी डायपोल बन जाते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से वो दोबारा एक दूसरे से दूर जाना शुरू होते हैं मॉलिक्यूल, तो वो दोबारा से नॉन पोलर स्ट्रक्चर में वापस आ जाते हैं, सिमेट्रिकल बन जाते हैं, तो ये फोर्सेस खत्म हो जाती हैं। फिर वो मॉलिक्यूल जो एक दूसरे से दूर हुए थे जब वो किसी और मॉलिक्यूल के करीब जाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर हम एक कंटेनर लेते हैं उसमें हमारे पास कोई नॉन पोलर सब्सटेंस है तो बेटे उसमें एक मॉलिक्यूल या दो तो नहीं होते, उसमें तो बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल होते हैं। तो एक मॉलिक्यूल एक के साथ फोर्स बनाएगा तो वो जब खत्म होगी तो डेफिनेटली वो मूव करके किसी दूसरे मॉलिक्यूल के पास चला जाएगा, उसके साथ जाके फोर्सेस बनाएगा। तो ये ऐसे ही बेटे ये जो हैं फोर्सेस वो क्रिएट भी होती रहती हैं और ये खत्म भी होती रहती हैं। इसलिए वो कहता है दीज आर वेरी शॉर्ट लिव्ड फोर्सेस। डायपोल्स आर वैनिश्ड एज सून एज दे आर फॉर्म, कि जैसे ही डायपोल बनते हैं वैसे ही खत्म भी हो जाते हैं। फिर वो कहता है कि डायपोल्स विल अपीयर इन डिफरेंट ओरिएंटेशन एंड अगेन फोर्सेस आर जनरेटेड। के डिफरेंट ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि जब वो दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आए वो डायपोल बने, टेम्परेरी डायपोल बने, उनमें फोर्सेस जनरेट हुई। फिर जब वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे तो डेफिनेटली जो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं मॉलिक्यूल वो किसी और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के करीब जाएंगे तो वहां पे वो किसी और ओरिएंटेशन से किसी और डायरेक्शन से वो उसके साथ फोर्सेस जनरेट कर लेंगे, पोलैरिटी जनरेट कर लेंगे। तो बेटे ये है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। नेक्स्ट बेटे हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। कौन से फैक्टर हैं जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को इफेक्ट करते हैं? सबसे पहले हमारे पास बेटे जो पॉइंट इसमें आता है, सबसे पहला फैक्टर जो है वो है साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बेटे जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा कि ये वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जो जनरेट होती हैं बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। कैसे जनरेट होती हैं? जब दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो एक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं और एक मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास दो टेम्परेरी डायपोल बन जाते हैं, जिनमें से एक को जो थोड़ा सा पहले बनता है उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल, और जो दूसरा डायपोल बनता है उसके रिजल्ट में उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड डायपोल। अब बेटे यहाँ पे हमने दो फोर्सेस देखी, एक वो फोर्सेस थी जो कि दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन के दरमियान थी, वो रिपल्शन की फोर्स थी, और एक वो फोर्स थी जो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस के और दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में थी, वो अट्रैक्शन की फोर्स थी। अब बेटे ये दोनों फोर्सेस जो हैं उनकी स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का सादा लफ्जों में बेटे मतलब ये है कि जो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ रहे हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है। अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा है तो डेफिनेटली
उसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा होगा या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज बड़ा होगा। जिस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम है उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है बेटे वो स्मॉलर होगा। तो वो कहते हैं कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा, मतलब जितना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा, यानी कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे मॉलिक्यूल्स में या उन एटम्स में जो एक दूसरे के करीब आ रहे थे, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स थे, उनमें जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी जल्दी वो पोलर बन जाएंगे, और जितनी जल्दी वो पोलर बनेंगे उतनी जल्दी उनमें फोर्सेस जो है वो जनरेट हो जाएंगे। तो साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बेटे हमने समझ लिया कि द स्ट्रेंथ ऑफ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल जिनके दरमियान वो बन रही है। कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के साइज पे, कि वो मॉलिक्यूल्स या वो एटम उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने। वो मॉलिक्यूल्स और एटम दैट हैविंग लार्जर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्पर्स इजीली। बट इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि वो मॉलिक्यूल और एटम जिनमें लार्जर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा है, वो जल्दी से पोलर बन जाएंगे, वो डिस्पर्स हो जाएंगे जल्दी से, वो अपनी शेप जल्दी तब्दील कर लेंगे, वो पोलर जल्दी बन जाएंगे। एंड दीज फोर्सेस आर प्रोमिनेंट, तो उनमें ये फोर्सेस ज्यादा होंगे, प्रोमिनेंट होंगे। क्यों? क्योंकि वो जल्दी पोलर बन जाएंगे। एक मॉलिक्यूल का इन फोर्सेस के जनरेट होने के लिए जरूरी है कि दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं, इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस डायपोल, मतलब वो दोनों नॉन पोलर थे बुनियादी तौर पर, जब वो एक दूसरे के करीब आए तो वो पोलर बने। अब वो जितनी जल्दी वो पोलर बन जाएंगे उतनी जल्दी फोर्सेस जनरेट नहीं हो जाएंगी, जितनी जल्दी फोर्सेस जनरेट हो जाएंगी उतनी ज्यादा वो तादाद में जनरेट होंगी फोर्सेस। डेफिनेटली वो मॉलिक्यूल पोलर आसानी से हो रहा है तो बेटे उसमें फोर्सेस भी आसानी से जनरेट हो जाएंगी, तो वो उसके अंदर स्ट्रॉन्गर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कहलाएंगी। बेटे आपको साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की समझ आ गई है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो बेटे फैक्टर आ रहा है वो है पोलराइजेबिलिटी। सादा तरीन लफ्जों में बेटे अगर हम इसका मतलब जाने तो इसको हम कहेंगे एबिलिटी टू पोलराइज। एबिलिटी टू पोलराइज, पोलर बनने की सलाहियत, मॉलिक्यूल्स की पोलर बनने की सलाहियत, पोलर होने की सलाहियत, कि जितनी जल्दी मॉलिक्यूल पोलर बन जाएगा उतनी जल्दी उसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस क्रिएट हो जाएंगे। पोलराइजेबिलिटी की बेटे प्रॉपर लफ्जों में जो डेफिनेशन है दैट इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द एक्सटेंट टू विच मॉलिक्यूल और एटम कैन बी पोलराइज्ड। असल में ये एक मेजरमेंट है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है उस हद की कितनी हद तक वो पोलर बन सकता है, मतलब कितनी जल्दी पोलर बन सकता है। मॉलिक्यूल की सलाहियत क्या है कि वो कितनी जल्दी पोलर बन सकता है। जितनी जल्दी मॉलिक्यूल पोलर बन जाएगा उतनी जल्दी उसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस क्रिएट हो जाएंगे। तो वो मॉलिक्यूल्स जिनकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है या वो एटम्स जिनकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है उनमें ज्यादा लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी। और बेटे अब हम बात करते हैं कि पोलराइजेबिलिटी किस बात पे डिपेंड करती है। पोलराइजेबिलिटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे। यही बात हम यहाँ पे लिखी हुई है कि मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैविंग लार्जर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जनरली हैव ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी, यानी कि वो मॉलिक्यूल्स जिनमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा है, वो मॉलिक्यूल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा है उनकी पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा होगी। अब जिन मॉलिक्यूल्स की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी उनमें ज्यादा लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी। तो बेटे ये दोनों फैक्टर जो हैं वो एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा होगा मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा होगी मॉलिक्यूल्स में, तो उन मॉलिक्यूल्स की पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा होगी। और अगर पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी तो वो जल्दी से पोलर हो जाएगी। जितनी जल्दी वो पोलर बनेंगे उतनी जल्दी उनमें फोर्सेस जनरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट बेटे इन दोनों फैक्टर्स को जिनको हमने पढ़ा है अभी, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज और पोलराइजेबिलिटी,
इनसे रेलेवेंट जो है वो दो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटे शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, why the boiling point of noble gases increase down the group? Why the boiling point of noble gases increase down the group? कि नोबल गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो टॉप टू बॉटम, अगर हम उनके ग्रुप में जाएं तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता जाता है, बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है, क्या वजह है इसकी? बड़े इस सवाल का जवाब जो है वो अब हम समझने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ पे हमने इसका जवाब प्रॉपर वर्ड्स में भी लिखा हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ कि मैंने इसमें जो है वो क्या लिखा है और क्या होगा इसका जवाब। बेटे नोबल गैसेस जो है वो ग्रुप नंबर 8A के एलिमेंट्स को कहते हैं। हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल में हमारे पास टोटल जो हैं वो 16 ग्रुप्स हैं जिनको कैटेगराइज किया गया है ए और बी टाइप में। ये हम पढ़ते हैं 9th क्लास में चैप्टर नंबर 3 में। अब बेटे ये जो ग्रुप नंबर 8A है ये नोबल गैसेस का ग्रुप है। इसमें नोबल गैसेस हैं हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडोन। बेटे ये नोबल गैसेस वो कहते हैं कि अगर आप डाउन द ग्रुप मूव करें तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ रहे हैं और वो वाकई बढ़ रहे हैं। अगर हम देखें हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट तो वो है -268.6 डिग्री सेल्सियस। अगर नियोन का देखें तो वो है -245.9 डिग्री सेल्सियस। अगर हम आर्गोन का बॉइलिंग पॉइंट देखें तो वो है -185.7 डिग्री सेल्सियस। क्रिप्टॉन का देखें तो वो है -152.3 डिग्री सेल्सियस। जीनोन का देखें तो वो है -107.1 डिग्री सेल्सियस। रेडोन का बॉइलिंग पॉइंट देखें तो वो है -61.8 डिग्री सेल्सियस। तो बढ़ रहे हैं टॉप टू बॉटम। क्यों बढ़ रहे हैं? अब बेटे एक्चुअली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जैसे हम ऊपर से नीचे डाउन द ग्रुप मूव करते हैं नोबल गैसेस में, तो बेटे नीचे की तरफ डाउन द ग्रुप इनमें शेल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। मतलब अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास ये जो हीलियम है बेटे इसमें 1 शेल है, नियोन में 2 शेल है, आर्गोन में 3 शेल है, क्रिप्टॉन में 4 शेल है, जीनोन में 5 है और उससे नीचे जो रेडोन है बेटे उसमें 6 शेल है। मतलब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। अगर बेटे एक एटम में शेल्स बढ़ेंगे तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ेंगे। अगर शेल्स ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी तो ज्यादा होंगे ना उनमें। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम अगर हम नोबल गैसेस के ग्रुप में मूव करते हैं तो टॉप टू बॉटम जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं। मतलब मॉलिक्यूल्स पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, यानी कि ऊपर से नीचे मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो होगी मॉलिक्यूल्स में वो ज्यादा हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा हो रहा है तो पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा हो रही होगी। डेफिनेटली हमने पढ़ा है अभी 2 फैक्टर्स को, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एंड पोलराइजेबिलिटी। अगर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा है किसी मॉलिक्यूल में तो उसकी पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा है। तो बेटे टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करते हैं तो हमें वाज़िया तौर पर ये नजर आ रहा है कि उनमें शेल्स की तादाद बढ़ रही है। अगर शेल की तादाद इंक्रीज करेगी तो फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी तो उसका बड़ा होगा ना ऊपर से नीचे की तरफ। अगर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा होगा तो फिर पोलराइजेबिलिटी भी ऊपर से नीचे बढ़ेगी। टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करते हैं नोबल गैसेस में तो टॉप टू बॉटम पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है। पोलराइजेबिलिटी बढ़ने से क्या होगा कि वो मॉलिक्यूल जो ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड वाला है, जो सबसे नीचे है रेडोन, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें ज्यादा पोलराइजेबिलिटी है, इसकी सलाहियत ज्यादा है पोलर बनने की। तो अगर ये जल्दी पोलर बन जाएगा तो उसमें जल्दी फोर्सेस जनरेट हो जाएंगी। अब बेटे टॉप टू बॉटम अगर हम नोबल गैसेस में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जा रही है ऊपर से नीचे।
पोलराइजेबिलिटी बढ़ने से क्या होगा? पोलराइजेबिलिटी बढ़ने से मॉलिक्यूल्स की सलाहियत ज्यादा होगी कि वो पोलर बन सके, वो आसानी से पोलर बनते जाएंगे टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो जो जल्दी जितनी जल्दी पोलर बन जाएगा उतनी जल्दी उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस क्रिएट हो जाएंगी और उतनी ही ज्यादा लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस क्रिएट होंगी जितनी जल्दी वो पोलर बनेगा, जितनी जल्दी वो पोलर बनेगा उतनी जल्दी उसमें फोर्सेस जनरेट हो जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ रहा है जिसकी वजह से पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है और पोलराइजेबिलिटी बढ़ने से लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ रही है टॉप टू बॉटम, इसलिए इंटरमोलिकुलर फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी या ज्यादा स्ट्रेंथ होगी तो बेटे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो हमने पहले ही पढ़ा था कि ज्यादा होते जाएंगे। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा होंगे ही। बेटे ये जो है ना इसमें वो बुनियादी तौर पर डिफरेंस था और इस सवाल का जवाब भी जो मैंने एक्सप्लेन किया है आपके सामने, आपने इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट बेटे हमारे पास एक और क्वेश्चन है इसी के रेलेवेंट है कि व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजेंस इंक्रीज डाउन द ग्रुप, व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजेंस इंक्रीज डाउन द ग्रुप। अब बेटे अगर हम इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहते हैं तो वो भी हमें उसी तरह ही मिलेगा जैसे हमने पहले देखा कि पीरियोडिक टेबल में बेटे ग्रुप नंबर 7A के एलिमेंट्स को हम कहते हैं हैलोजेंस। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 7A के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। अब बेटे टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करें फ्लोरीन से क्लोरीन तक, क्लोरीन से ब्रोमीन तक और ब्रोमीन से आयोडीन तक और आयोडीन से एस्टाटीन, तो बेटे टॉप टू बॉटम इनके बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ रहे हैं। फ्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट है -188.1 डिग्री सेल्सियस, क्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट है -34.6 डिग्री सेल्सियस, ब्रोमीन का बॉइलिंग पॉइंट है 58.8 डिग्री सेल्सियस, आयोडीन का बॉइलिंग पॉइंट है 184.4 डिग्री सेल्सियस और एस्टाडीन का बॉइलिंग पॉइंट है 337 डिग्री सेल्सियस। अब बेटे हमने इनके बॉइलिंग पॉइंट्स देखे, वो टॉप टू बॉटम बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं, डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहे हैं। ये क्यों बढ़ रहे हैं बेटे? इसकी भी वही सेम रीजन है। फ्लोरीन हमारे पास है बेटे पीरियड 2 में, मतलब इसमें 2 शेल हैं, क्लोरीन में 3 शेल्स हैं, ब्रोमीन में 4 हैं और आयोडीन में 5 हैं और एस्टाडीन में बेटे 6 शेल्स हैं। जिस तरह नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के बढ़ने से हम कहते हैं कि पोलराइजेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ रही है। अगर पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली मॉलिक्यूल्स की सलाहियत बढ़ेगी पोलर होने की। अगर मॉलिक्यूल जल्दी पोलर हो जाएंगे तो वो जल्दी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस उनमें क्रिएट हो जाएंगी। तो जो मॉलिक्यूल जितनी जल्दी पोलर बनेगा उसमें उतनी ज्यादा लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी और वो उतने ही ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाएगा। तो बेटे ये था इस सवाल का जवाब। नेक्स्ट बेटे हमारे पास जो थर्ड फैक्टर आता है दैट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की तादाद, एक मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की तादाद के मॉलिक्यूल में एटम की तादाद कितनी है। अब बेटे अगर एक मॉलिक्यूल में एटम ज्यादा है तो हर एटम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर एक मॉलिक्यूल में एटम्स ज्यादा हैं तो बेटे उस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी उतना ही लार्जर होगा जितने उसमें एटम्स ज्यादा होंगे। एक मॉलिक्यूल में अगर एटम्स की तादाद ज्यादा है तो उसमें उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी उतना ही ज्यादा होगा और उसकी पोलराइजेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर उसमें एटम की तादाद ज्यादा है एक मॉलिक्यूल में तो उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज भी ज्यादा होगा
अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा होगा तो फिर उसकी पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा होगी, और इतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी उतनी स्ट्रॉन्ग लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी। तो बेटे यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल में हमने कुछ मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं जिनमें डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स हैं, हमने उनके बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस किए हैं यहाँ पे, और साथ फिजिकल स्टेट भी लिखी हुई है। सबसे पहले बेटे हमारे पास है मीथेन, फार्मूला है CH4। क्या फार्मूला है? CH4। बेटे मीथेन के एक मोलिक्यूल में 5 एटम हैं, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, टोटल कितने हो गए? 5 एटम हैं। और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? -164 डिग्री सेल्सियस। और ये फिजिकल स्टेट इसकी क्या है? वो है गैस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास बेटे है इथेन। इथेन का फार्मूला क्या है? C2H6। C2H6। अब बेटे अगर हम इथेन का मॉलिक्यूल देखें तो इसमें 2 कार्बन के एटम होंगे और 6 हाइड्रोजन के एटम होंगे, यानी कि 6 हाइड्रोजन होगी और 2 कार्बन टोटल होंगे, 2 और 6 8। अब इथेन के एक मॉलिक्यूल में 8 एटम्स हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट उस मॉलिक्यूल से ज्यादा है जिसमें 5 एटम्स थे। इसके एक इथेन के एक मॉलिक्यूल में 8 एटम है, मीथेन के एक मॉलिक्यूल में 5 एटम है। तो इथेन में एटम्स की तादाद ज्यादा है, इथेन के मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद ज्यादा होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी मीथेन से ज्यादा है। इसका बॉइलिंग पॉइंट है -88.6 डिग्री सेल्सियस, और ये भी गैस स्टेट में एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है हेक्सेन। हेक्सेन बेटे हेक्सेन का जो फार्मूला है वो है C6H14। C6H14 मतलब इसमें 6 कार्बन के एटम हैं और 14 इसमें जो हैं बेटे वो हाइड्रोजन के एटम हैं। यानी कि अगर हम हेक्सेन की बात करें तो इसके एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है और 14 हाइड्रोजन है, मतलब 6 और 14 20 एटम हैं इसके एक मॉलिक्यूल। तादाद ज्यादा है एटम्स की, तो इन दोनों की निस्बत इसमें एटम्स की तादाद ज्यादा होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। उसकी वजह क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है? क्योंकि एटम्स की तादाद पर मॉलिक्यूल ज्यादा है, जिसकी वजह से उसमें स्ट्रॉन्गर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, जो हमने पहले डिस्कस किया था। तो ये दुनिया में एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट। इसके बाद बेटे हमारे पास एक इसी थर्ड फैक्टर से रेलेवेंट जो है बेटे क्वेश्चन है, वो कहता है कि व्हाई इथेन C2H6 is a gas while hexane C6H14 is a liquid। इथेन गैस क्यों है, हेक्सेन लिक्विड क्यों है? अब बेटे फिजिकल स्टेट के बारे में पूछ रहा है कि हेक्सेन गैस है, सॉरी हेक्सेन जो है वो लिक्विड है और इथेन जो है वो गैस है, ऐसा क्यों है? फिजिकल स्टेट बेटे डिपेंड करती है, अभी हमने शुरू में बात की थी पहले लेक्चर के शुरू में, कि जो फिजिकल स्टेट होती है गैस, लिक्विड और सॉलिड, बेटे वो डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे। वहां पे हमने एक डायग्राम देखी थी पहले लेक्चर में, चैप्टर 4 के। वहां पे हमने देखा था कि गैस में, लिक्विड में और सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का क्या फर्क होता है। अब बेटे जिसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी इसी तरह हमने कहा था कि सॉलिड जो है उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। लिक्विड में भी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं लेकिन सॉलिड की निस्बत कम होती है। लिक्विड में भी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं लेकिन सॉलिड की निस्बत कम स्ट्रॉन्ग होती हैं फोर्सेस, और गैस में बहुत वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो बेटे अगर हम बात करें इथेन और हेक्सेन की, दोनों में एक ही टाइप की फोर्सेस हैं जिनका नाम है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, लेकिन ये गैस है और ये लिक्विड है। क्यों? क्योंकि इसमें इथेन के एक मॉलिक्यूल में एटम्स हैं 2 कार्बन के
6 हाइड्रोजन के, टोटल 8 एटम्स हैं। और हेक्सेन के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन के एटम्स हैं और 14 हाइड्रोजन के एटम है, मतलब इसमें टोटल 20 एटम्स हैं पर मॉलिक्यूल। हेक्सेन के एक मॉलिक्यूल में 20 एटम्स हैं और इथेन के एक मॉलिक्यूल में 8 एटम्स हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, वो फैक्टर यहां पे एप्लीकेबल है जो थर्ड फैक्टर हमने पढ़ा था कि जिस मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद ज्यादा होगी उस मॉलिक्यूल की जो है पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, और इस मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी डेफिनेटली वो जल्दी से पोलराइज हो जाएगा, और जब वो जल्दी से पोलराइज हो जाएगा तो फिर वो जल्दी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस क्रिएट कर लेगा, और उस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें एटम्स की तादाद ज्यादा होती है उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होती हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी ज्यादा होती हैं। इथेन में एटम्स कम हैं पर मॉलिक्यूल, अगर इथेन के एक मॉलिक्यूल में देखें तो 8 एटम है, हेक्सेन के एक मॉलिक्यूल में 20 एटम है। तो इथेन के एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स कम होने की वजह से इसकी पोलराइजेबिलिटी कम होगी, पोलराइजेबिलिटी कम होने की वजह से इसमें वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी या कम होंगी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। बट इसका जो जवाब है वो मैं रीड कर देता हूं। द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। बोथ इथेन एंड हेक्सेन, मतलब इथेन और हेक्सेन दोनों हैव लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, मतलब दोनों के अंदर ही लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। बट लेकिन इन हेक्सेन में देर आर ग्रेटर नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल के अगर हम हेक्सेन की बात करें तो हेक्सेन में नंबर ऑफ एटम्स जो हैं पर मॉलिक्यूल ज्यादा है, मतलब हेक्सेन के एक मॉलिक्यूल में एटम की तादाद ज्यादा है। सो इट हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू पोलराइज, तो इसकी पोलराइज होने की सलाहियत ज्यादा है, पोलर बनने की सलाहियत ज्यादा है, तो इसमें ग्रेटर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी फिर ज्यादा होंगी, जिसकी वजह से बोलिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर सिग्निफिकेंट फॉर, कि इन तमाम ऑप्शन में से, इन तमाम मॉलिक्यूल्स में से लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है वो सिग्निफिकेंट इसमें है। तो ए ऑप्शन बेटे हमारे पास है पोलर मॉलिक्यूल, हम लोग जानते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती है। बी ऑप्शन बेटे हमारे पास है आयनिक सॉलिड्स, बेटे आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं उनमें आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, ये भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन जो बेटे हमारे पास है वो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, बेटे जैसे हमने शुरू में पढ़ा कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए, तो सी ऑप्शन बेटे दैट इज द करेक्ट वन। दूसरा एमसीक्यूज बेटे जो हमारे पास है वो है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स ऑफ हीलियम आर, बेटे हमने अभी पढ़ा था कि हीलियम जो है वो नोबल गैस है, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है, और हम जानते हैं कि ये नॉन पोलर होती है। तो नॉन पोलर है तो फिर इसमें कौन सी फोर्सेस होंगी, इसमें होंगी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है बेटा सी ऑप्शन हमारे पास जो है वो करेक्ट वन होगा। मैंने इसका कलर चेंज कर दिया ताकि आपको सही ऑप्शन जो है वो सही तरह से पहचान हो जाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह पाक का सब आप सबका हामी व नासिर हो, अल्लाह पाक सबको कामयाबी अता फरमाए।